माधव और मधु अपने 2 बच्चों के साथ बिहार के एक छोटे से गांव में रहते थे। माधव मजदूरी का काम करता था। भले ही वो थोड़ा कमाता था, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे से परिवार में बड़े खुश थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा तूफान आया कि उनका सब कुछ तबाह हो गया। एक रोज कुछ आदमी माधव के घर आए और उसे शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी देने की बात कहकर अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। देखो, अगर मालिक को तुम्हारा काम पसंद आ गया ना, तो फिर समझो तुम्हारी गरीबी खत्म। क्या सच में? मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मधु, घर में कुछ पैसे रखे हैं, उनसे तुम्हारा कुछ गुजारा तो निकल ही आएगा। फिर शहर में नौकरी लगते ही मैं और पैसे भेज दूंगा। अच्छा, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना जी, और जल्द लौटना। माधव उस आदमी के साथ शहर चला गया, लेकिन दिन हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन माधव नहीं लौटा और ना ही उस आदमी का कोई पता चला। माँ, मुझे तो लगता है उन्होंने जरूर बाबा को कोई नुकसान पहुंचाया है, तभी तो बाबा अब तक नहीं लौटे। ऐसा मत बोल नेहा बेटी, ये ख्याल भी मुझे डरा देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और अब सर्दियां आ गई। बाहर भयंकर ठंड और ऊपर से तेज बारिश। उस बारिश को देखकर मोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज बाबा होते तो जरूर कहते। नेहा की माँ, मौसम तो बड़ा मस्ताना हो रहा है, बिल्कुल ब्रेड पकौड़े खाने जैसा है ना। अगर तुझे ब्रेड पकौड़े खाने का इतना ही मन है तो साफ साफ क्यों नहीं कहता, मैं अभी बना देती हूँ। वाह माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आखिर कहाँ से सीखे तुमने इतने अच्छे पकौड़े बनाना? तुम्हारे बाबा से। वो अक्सर कहते थे कि इसमें ये रह गया, ये डाल, अजवाइन डाल, धनिया डाल, प्याज और हरी मिर्च भी। बस इसी तरह उनकी छोटी छोटी बातों से मैं बढ़िया ब्रेड पकौड़े बनाना सीख गई। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। न जाने इस कड़ाके की ठंड में वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म होने वाले हैं। न जाने आगे का गुजारा हमारा कैसे चलेगा। कुछ ना कुछ तो अब मुझे करना ही होगा। माँ, आप ब्रेड पकौड़े बनाकर क्यों नहीं बेचती, और साथ में गर्मा गर्म चाय भी? इस भयंकर सर्दियों में तो लोग इन चीजों पर टूट पड़ेंगे। एक काम करो, आप ब्रेड पकौड़े बनाना और मैं उन्हें जाकर बेचूंगी। नहीं, मेरे रहते तू ये काम क्यों करेगी? तुम दोनों तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर अगले दिन जाकर उसने अपने गहने बेच दिए और उनसे मिले पैसों से ब्रेड पकौड़े का ठेला लगा लिया। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और ठंड के थपेड़े मधु के गाल पर जोर जोर से पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की खातिर उस कड़ाके की ठंड में भी डट कर खड़ी रही। लेकिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। फिर काफी देर बाद उसके पास एक ग्राहक आया। बहन जी, 1 प्लेट ब्रेड पकौड़ा लगाना तो, और जरा जल्दी कर देना। वो क्या है ना कि बहुत जोरों की भूख लगी है। जी अभी लो भाई साहब। वाह बहन जी, इतने बढ़िया ब्रेड पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए, और मसालों का भी क्या खूब ध्यान रखा है आपने। ऐसा करिए कि 3 प्लेट पैक भी कर देना, ठीक है? मैं घर ले जाऊंगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। वही वाह। वो जितना संघर्ष कर रही थी, कामयाबी उतने ही उसके कदम चूम रही थी। एक रोज मोनू अपनी माँ से, माँ, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? बेटा, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है। एक सेठ की बेटी की शादी है शहर के बड़े होटल में। उन्होंने मुझे वहाँ ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों को अकेले कैसे छोड़कर जाऊंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ माँ, मैं अपना और मोनू का खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। मधु शहर चली जाती है और होटल में पहुंच जाती है जहाँ सेठ जी की बेटी की शादी थी। आ गई मधु, आओ आओ, अब अपना काम शुरू करो। जी सेठ जी। मधु अपने काम पर लग गई। उसके हाथ के बने ब्रेड पकौड़े मेहमानों ने बड़े चटकारे लेकर खाए और उसकी खूब तारीफ की। वाह सेठ जी, क्या लाजवाब स्वाद है इसके हाथों में। हाँ, बेचारी बिहार से आई है, मधु नाम है उसका। बहुत गरीब है, पति लापता है और बच्चों की परवरिश के लिए ये सब काम कर रही है। सोच रहा हूँ मेहनती बहुत है, दुगने पैसे दे दूंगा। पीछे आदमी ये सब बातें सुन रहा था, तभी वहाँ मधु आ गई। उसकी नजर उस आदमी पर गई। दरअसल वो माधव था। माधव ने भी उसे देख लिया। फिर वो भागता हुआ उसके पास आया और अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगा। मधु, मधु, मधु मेरी पत्नी, मधु। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने सही सलामत खड़े हो। इन 2 सालों में मैंने और बच्चों ने आपको बहुत याद किया। आप क्यों कभी वापस नहीं लौटे? कुछ लोग मुझे यहाँ बंधक बनाकर ले आए और जानवरों की तरह दिन रात काम करवाते रहे। अगर आज तुम यहाँ नहीं आती तो मैं हमेशा के लिए यही बंधुआ मजदूर बन के रह जाता। फिर मधु सेठ जी की सहायता से पुलिस को बुलाती है और अपने पति के साथ साथ और भी कई बंधुआ लोगों को जो वहाँ फंसे हुए होते हैं उन्हें वहाँ से मुक्त करवाती है। साथ ही उस गिरोह को पुलिस के हवाले करवा देती है, जिसके लिए इनाम के तौर पर मधु को सरकार से 5 लाख का इनाम मिलता है। सेठ भी मधु को उसके काम के लिए अच्छी खासी रकम देते हैं। फिर मधु खुशी खुशी अपने पति और उन पैसों को लेकर गांव लौटती है, जहां बच्चे अपने पिता को देख बहुत खुश होते हैं। अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। मीरा, ओ मीरा, चल तो जल्दी से आटा गूंथ दे, मैं फटाफट रोटियां सेक दूंगी। नहीं माँ, मैं नहीं गूंथ पाऊंगी, मैंने मेहंदी लगा ली है हाथ पर। क्या? सुबह सुबह तू फिर मेहंदी लगाकर बैठ गई? बड़ी मक्कार है सच में। काम में मदद ना करनी पड़े इसलिए जब देखो मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। चल जल्दी से हाथ धोकर आ मेरे पास, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। माँ, बस आज कर लो ना। देखो ना मैंने कितनी मेहनत से कितना सुंदर डिजाइन बनाया है।
लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा के हाथों पर पड़ती है, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो मीरा से कहती है, अरे वाह मीरा, तूने तो बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ माँ, वो शांति दीदी ने मुझे एक किताब दी थी कल, उसमें बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बने हैं, बस उसी में से देखकर लगाई है मैंने। सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। अरे लेकिन मुझे तो, ओफो, फिर लगा लिया ना तूने बातों में, पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से तू भी मेहंदी लगाकर महारानी जैसे बैठ गई है। माँ तुम इतना परेशान क्यों होती हो? 1-2 घंटे में जब मेरी मेहंदी सूख जाएगी तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मीरा की बात मानकर कावेरी काम पर चली जाती है। वो एक बड़ी सोसाइटी के घरों में काम करती थी और इसी काम से कावेरी और मीरा का गुजारा चलता था। कावेरी के पति की कई साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से कावेरी पर ही सारी जिम्मेदारी थी। मीरा भी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बटाती थी। मीरा को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। उसने अपने घर के पीछे मेहंदी के कई सारे पौधे लगा रखे थे, जिनका वो बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने हाथों से मेहंदी के पत्तों को पीसकर अपने हाथों में लगाने के लिए तैयार करती थी। फिर एक दिन, मीरा हमें इस जगह पर थोड़ी मोड़ी खेती कर लेनी चाहिए। ये मेहंदी के पौधों से कुछ कमाई थोड़ी ही हो रही है, खेती कर लेंगे तो कुछ पैसे ही बन जाएंगे। नहीं माँ, मेरे मेहंदी के पौधों को हाथ भी मत लगाना, बाजार से मेहंदी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, अब इन्हें तो रहने दो। ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू थे। कावेरी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, मीरा मैं जानती हूँ तुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटा अपनी हालत तो तुझे पता ही है ना, मैं कितनी मुश्किल से। माँ सब समझती हूँ मैं, जाओ कर लो जो करना है। इतना कहकर मीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कावेरी को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मीरा की मेहंदी के पौधों को कुछ नहीं करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से कावेरी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगी। तो मीरा ने उससे कहा, माँ तुम रहने दो, तुम्हें बुखार है, रात भर सोई नहीं हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नहीं मीरा तू कैसे? ना नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जाती हूँ। कावेरी जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है। मीरा उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती है और उससे कहती है, बस माँ अब तुम आराम करोगी और काम पर अब से मैं जाऊंगी। कावेरी घर पर रहकर आराम तो कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसे अच्छे इलाज की भी जरूरत थी, जिसके लिए पैसे थे नहीं। दूसरी तरफ अब हर रोज मीरा काम पर जाती और लौटकर घर के भी सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। इस सब में उसे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता था। मीरा कितने दिन हो गए तूने मेहंदी नहीं लगाई? हाँ माँ, बस मन नहीं कर रहा। अच्छा, मेहंदी लगाने का तेरा मन नहीं? मैं सब जानती हूँ, मैंने बिस्तर पकड़ लिया है और मेरी फूल सी बच्ची पर सारे काम पड़ गए हैं। अब बस बहुत हो गया आराम। मीरा जा, तू जाकर मेहंदी लगा ले, आज मैं जाऊंगी काम पर। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कर लूंगी सब, और मैं सच बोल रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेहंदी का मुझे शौक नहीं। इतना कहकर मीरा काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है। कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा सोसाइटी के कई घरों में काम करती थी। उन्हीं में से एक घर आरती का भी था। उसके घर पर तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। तीज की तैयारियों में मीरा भी मदद कर रही थी। इसी बीच, अरे ऐसे कैसे? मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं। मैं क्या कहूंगी उन्हें? फोन पर काफी देर बहस करने के बाद आरती फोन रख देती है। उन्हें उदास देखकर मीरा उससे पूछती है, क्या हुआ मैडम जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ मीरा, बड़ी मुसीबत हो गई। कल तीज का फंक्शन है, मैंने सबको मेहंदी लगवाने के लिए यहीं बुला लिया है, और आखिरी मौके पर ये पार्लर वाली धोखा दे गई। कह रही है कल नहीं आ पाएगी। अब क्या होगा? इतनी जल्दी कौन तैयार होगा सबको मेहंदी लगाने के लिए? मैडम जी, वैसे मैं भी ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ। अरे हाँ, कावेरी ने मुझे बताया तो था एक बार कि तुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। वैसे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तू देख ले बेटा, बहुत सारे हाथ लगाने होंगे और मेहंदी बढ़िया लगनी चाहिए सबके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम जी, मैं सब अच्छे से करूंगी। बहुत दिनों बाद मीरा के चेहरे पर खुशी थी। उसने घर पहुंचते ही मेहंदी के खूब सारे पत्ते तोड़कर पत्थर पर पीसना शुरू कर दिया। ये देखकर कावेरी ने मीरा से कहा, अरे मीरा, शाम हो गई है, अब मेहंदी मत लगा, मौसम भी ठंडा है बेटा। ये मेहंदी मैं अपने लिए नहीं पीस रही माँ, वो 5वें फ्लोर वाली मैडम जी है ना, कल उनके यहाँ लगानी है। अच्छा बेटा, पर ध्यान से बेटा, वो बड़े लोग हैं, कोई गलती ना हो जाए। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेहंदी लगाने में मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मीरा खूब सारी मेहंदी तैयार करके अगले दिन आरती के घर पहुँच जाती है। वो अपनी मेहंदी को कोन में भरने लगती है कि तभी आरती की एक फ्रेंड आरती से, आरती ये किसे बुला लिया तुमने? मैंने जिस पार्लर का नंबर दिया था तुम्हें, उससे बात नहीं हुई क्या? हुई तो थी, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मीरा है, मेरी हाउसमेड है ना कावेरी, ये उसी की बेटी है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ये। ओफो आरती, तुम भी ना, पार्लर की बात अलग होती है, उन लोग का मटेरियल ब्रांडेड होता है, मेहंदी के रचने की गारंटी मिलती है वहाँ से, और इसकी मेहंदी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस पर तो कोई लेवल तक नहीं है, अगर कुछ गलत रिएक्शन हो गया हाथों पर तो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम जी, ये मेहंदी मैंने खुद पीस कर तैयार की है, मेरे पास बहुत सारे मेहंदी के पौधे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथों को नुकसान दे। ना भाई ना, सॉरी आरती, बट मैं अपने हाथों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती, तुम सब लगवाओ, मैं तो पार्लर जाकर ही लगवाऊंगी। इतना कहकर आरती की दोस्त शालिनी वहाँ से चली जाती है। आरती मीरा को इशारा देकर काम शुरू करने को कहती है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, इस बच्ची ने कमाल की मेहंदी लगाई है। मुझे तो नहीं लगता कि इस मेहंदी का वैसा रंग आएगा जैसा पार्लर वाली मेहंदी का आता है। अब बस भी करो शालिनी, मेहंदी कैसी रचेगी ये कल तक पता चली जाएगा ना, बच्ची है वो, उसे इस तरह डराओ तो मत।
अरे मुझे क्या, मेरे हाथ कौन सा खराब होने वाले हैं, तुम ही लोग लगवाओ और तुम ही भुगतना। शालिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे पूरा यकीन था कि मीरा की मेहंदी रचेगी नहीं, साथ ही हाथों पर उसका गलत रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग। अगले दिन मीरा के घर पर। अरे मैडम जी आप यहाँ, आपने तो आज काम पर आने के लिए मना किया था ना, मैं इसीलिए नहीं आई। हाँ हाँ, कल तुम कितना थक गई थी, इसीलिए मैंने आने को मना किया। मैं यहाँ तुम्हें काम पर बुलाने नहीं बल्कि किसी और काम से आई हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? अरे माफ कीजिएगा मैडम जी, आइए अंदर आइए। आरती को देखकर कावेरी भी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। आरती के साथ उसकी दोस्त शालिनी भी थी। मीरा उन दोनों को पानी देते हुए कहती है, ये लीजिए मैडम जी, मेहंदी तो ठीक से रची ना मैडम जी? ये तुम्हें मैं नहीं शालिनी बताएगी। फिर शालिनी अपने हाथ मीरा की तरफ बढ़ा देती है। उसके हाथों पर कई जगह छाले पड़े हुए थे। ये देखकर मीरा उससे कहती है, अरे ये क्या हुआ मैडम जी? मैंने तुमसे मेहंदी नहीं लगवाई, उल्टा तुम्हारा अपमान करती रही, उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने सबसे महंगे वाले पार्लर में जाकर मेहंदी लगवाई। मैंने उनसे जोर देकर कहा कि मेहंदी का रंग बहुत बढ़िया आना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिला दिया मेहंदी में, और मेरे हाथों का ये हाल हो गया। और दूसरी तरफ तुम्हारी मेहंदी, जिसने भी लगवाई उसके हाथों की रंगत ही अलग है। देखो आरती के हाथ देखो जरा। आरती ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, जिन पर मीरा के हाथों से लगी मेहंदी का बहुत ही अच्छा रंग चढ़ा था। फिर आरती कावेरी के पास जाकर उससे बोली, बस कावेरी, ये झाड़ू पोछा और बर्तन बहुत करवा लिया तुमने मीरा से, ये अब वो करेगी जो इसे करना चाहिए। जी क्या मतलब मैडम जी? ये अब मेहंदी लगाएगी सबके हाथों पर। हमारी एक दोस्त का अपना ब्यूटी पार्लर है, उसे मीरा का काम और उसकी मेहंदी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। वो मीरा को अपने यहाँ काम देना चाहती है, अच्छे पैसे भी देगी वो मीरा को, और तो और वहाँ रहकर मीरा पार्लर के दूसरे काम भी सीख पाएगी। आरती की बात सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर आरती का शुक्रिया अदा करती है। मीरा भी बहुत खुश थी। अब न सिर्फ वो अपना मेहंदी लगाने का शौक पूरा कर सकती थी, बल्कि अच्छे पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज भी कर